की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से या आइडियोपैथिक रीजन की वजह से इस वाले एरिया के जो मसल्स है ये एबनॉर्मली डायलेट हुए हो लेफ्ट वेंट्रिकल के, तो फिर उसके अंदर कंट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं होगी। जब कंट्रैक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब सिस्टोलिक के अंदर मसला है, पेशेंट सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में। तो सेकंड नंबर का याद रखो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट एओर्टिक रीगर्गिटेशन, ये एओर्टिक वेल में अगर लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ से ब्लड को कम कर रहा होता है और यहाँ से बैक लो आ रहा है, सही, तो इसके पास वॉल्यूम एक्स्ट्रा आ रहा होता है, ऊपर से लेफ्ट एट्रियम से भी इसके पास वॉल्यूम आ रहा होता है। मल्टीपल टाइम जब ऐसा कर रहा होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। ये क्या कर रहा होता है, फिजियोलॉजिकली अपने लेफ्ट वेंट्रिकल के जो साइज है वो इनलार्ज हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी होती है। एक स्टेज ऐसे आ जाती है कि उसके बाद इसकी फिजियोलॉजिकल जो डायलेशन वाली लिमिट है वो ख़त्म हो जाती है और ये एबनॉर्मली फिर डायलेट हो जाते हैं, यानी पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी इसके अंदर हो जाती है। तो एओर्टिक स्टेनोसिस भी इसके अंडरलाइन काज है। इसके अलावा कार्डियक एओर्टिक स्टेनोसिस, अगर यहाँ की वेल के इंटरनल डायमीटर कम हो, ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है कि वहाँ से इजेक्शन फ्रैक्शन या कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करें। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल ये नहीं कर पा रहा होता है, इनिशियली ये क्या कर रहा होता है, अपने साइज को बढ़ा देगा, हाइपरट्रोफी, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी, लेटर पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी, और उसके बाद जब एब्नॉर्मली डायलेट हो जाएगा तो इसकी कंट्रैक्टिबिलिटी की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी अंडरलाइन काज है। नेक्स्ट है कार्डियक टेम्पोनार्ड। इसके अंदर क्या होता है कि पेरिकार्डियल फ्लूइड की प्रेशर इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हार्ट के सराउंड में हम प्रेशर को बढ़ा दें तो लेफ्ट वेंट्रिकल को कंट्रैक्शन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, सही। तो ये दोनों हार्ट फेलियर काज कर रहे होते हैं, चाहे सिस्टोलिक हो चाहे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो। उसके अंडरलाइन काज कार्डियक टेम्पोनार्ड भी है, क्योंकि अगर सराउंड में हम प्रेशर बढ़ा दें तो लेफ्ट वेंट्रिकल को जब ये डायलेट होगा तो इसको रेजिस्टेंस होगी, ये डायलेट नहीं होगा, इसके अंदर ब्लड नहीं आएगा, सही, पेशेंट चला जाएगा कार्डियक फेलियर में। इसके अलावा हाइपरटेंशन, स्पेशली सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हो, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है लेफ्ट वेंट्रिकल को तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा। एक स्टेज ऐसे आ जाएगा कि इसके वो ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा कंट्रैक्टिबिलिटी की वो एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, पेशेंट हार्ट फेलियर में चला जाता है। उसके बाद डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के काजेज, जब डायलेशन के अंदर मसला आ जाते हैं, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल को डायलेशन के अंदर मसला होता है, रिस्ट्रिक्ट हुआ होता है, यानी इसके अंदर अगर ब्लड आ रहा है और ये डायलेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब डायलेशन के अंदर मसला होता है। तो ऐसी बीमारी जिसमें पेशेंट को रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो, मिसालें कल मैंने आप लोगों को लिखी थी, याद है किसी को, किसको याद है, अमाइलोडोसिस, आयरन डिफिशिएंसी नहीं, आयरन की अगर यहाँ सराउंड टिश्यू के अंदर हम एमोलाइड प्रोटीन को डिपॉजिट कर दे या आयरन को डिपॉजिट कर दे फिर इसके अंदर ब्लड आएगा, ये डायलेट नहीं होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव। अगर पेशेंट को एओर्टिक स्टेनोसिस हो, उस कंडीशन के अंदर भी पेशेंट डायस्टोलिक के फंक्शन खराब हो जाते हैं। अगर पेशेंट को एमआई हो, स्पेशली इंटीरियर वाल एमआई या लेटरल वाल एमआई, वो भी एक अंडरलाइन काज है। इसके अलावा अगर पेशेंट को कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो, सराउंड के लेयर में अगर इन्फ्लेमेशन हो वायरल बैक्टीरिया या अननाउन रीजन की वजह से और वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा एकमुलेट हो जाए इस वाले एरिया के अंदर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा, ये डायलेट नहीं होगा, मीन्स के डायलेशन के अंदर मसला, तो एक अंडरलाइन काज कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस भी है। इसके अलावा कोऑप्टेशन ऑफ एओर्टा, ये याद है सबको, इसके अंदर क्या होता है, एओर्टा के अंदर कंजेनिटली नैरोविंग आ जाती है, तो उस नैरोविंग एरिया से ब्लड को गुजारना इस लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए एक चैलेंज बन जाता है। तो ये क्या करते हैं, अपने कंट्रैक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है, कंट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, इनिशियली उसकी कंट्रैक्शन भी खत्म हो जाती है। तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, जब इसकी कंट्रैक्शन नहीं होगी तो इसके अंदर ब्लड आएगा, एक्युमुलेट होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन इस वाले पेशेंट का लो होगा। एक स्टेज ऐसे आ जाएगा कि अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा लेकिन ये ऑलरेडी फिल होगा, तो डायलेशन भी ख़राब होगा, ठीक है। तो इस पेशेंट को जिसको कोऑप्टेशन ऑफ एओर्टा हो उसको इनिशियली सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और बाद में वो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में चला जाता है। इसके बाद हमने बात की थी राइट साइडेड हार्ट फेलियर की, जब राइट वेंट्रिकल के अंदर मसला हो, ये ब्लड कहाँ पहुँचा रहा होता है, दोनों लंग्स में, ठीक है। अगर पेशेंट को इंटीरियर वाल एमआई हो, ठीक है, जिसके अंदर राइट कोरोनरी आर्टरी के अंदर खराबी आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है, ठीक है, इंफीरियर वाल एमआई आरसीए ब्लॉक होता है इसके अंदर, और कौन सी लीड इसीलिए का हमें बता रहा होता है,
अगर इस लीड के अंदर इसकी सेगमेंट एलिवेशन है तो इसका मतलब कि पेशेंट को इंफीरियर वाल एमआई है। अब आरसी इस वाले एरिया को ब्लड की सप्लाई दे रहा होता है हार्ट के इस वाले मसल्स को। अगर ये मसल वीक हो गए तो यहाँ इन्फार्क्टेड नेक्रोसिस हो गए तो इसका मतलब लेफ्ट राइट वेंट्रिकल अब फिलिंग की जो एबिलिटी है या पंपिंग की एबिलिटी वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी तो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल फेलियर की तरफ जाएगा। इसके अलावा अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, इस वेसल्स के अंदर अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो तो राइट वेंट्रिकल को क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना पड़ता है और ये अपने साइज को भी इनलार्ज कर देता है। अगर ये परसिस्टेंट हो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन तो स्टेज में ये भी फेल हो जाता है। तो ये तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इसके अलावा अगर पल्मोनिक वेल के अंदर स्टेनोसिस है तब भी इसको एफर्ट्स फोर्स और साइज को बढ़ाना पड़ता है और आखिर में ये दब जाते हैं लेफ्ट राइट वेंट्रिकल फेलियर में चला जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो, ठीक है, इस साइड पे अगर पेशेंट के लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो तो ये ब्लड एक्यूमुलेट होता है किस जगह पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में, फिर पल्मोनरी वेन, ठीक है, और पल्मोनरी वेन के अंदर अगर ब्लड ज़्यादा हो तो वो शंट हो जाते हैं पल्मोनरी वेन में, सॉरी आर्टरी में। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो जाते हैं, प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। सही है, जब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर बिल्डअप हुआ तो यहाँ से ये फोर्स को इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल पे उसके लिए क्या कर रहा होता है, अपने साइज को भी बढ़ा देते हैं, कंट्रैक्टिलिटी को भी बढ़ा देते हैं और एक स्टेज में ये फेल हो जाता है जिस कंडीशन को हम फिर कार्प पल्मोनियर भी कहते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर ट्राइकास्पिड वेल के अंदर रीगर्गिटेशन हो, कंडीशन के अंदर अगर परसिस्टेंट सीवियर एनीमिया हो तो हार्ट फिर फेल हो जाते हैं, हाई कार्डिक आउटपुट को फिर छोड़ के नॉर्मल पे और नॉर्मल से आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है, एक स्टेज से आ जाते हैं कि अब आउटपुट बिल्कुल लो हो गया। तो उस कंडीशन को फिर हम कहते हैं कि हाई कार्डिक आउटपुट, क्योंकि इसके अंदर इनिशियली कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हुआ होता है। सेकंड कौन सी कंडीशन की हमने बात की थी, सही, बेरी बेरी सिंड्रोम। वो मैकेनिज्म याद है आप लोगों को, याद है कल वाला मैकेनिज्म, बायोकेमिस्ट्री वाला। देखो सिंपली यहाँ देखिए, ग्लूकोज पायरुवेट में सही। देखो नॉर्मली इसके अंदर बेरी बेरी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि पेशेंट एटेक्सिक हो जाते हैं टाइमिंग उसके विटामिन की कमी की वजह से, ठीक है, मसल के अंदर टोन खराब हो जाते हैं और इसके अलावा नर्वस सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट होता है। खराबी इसके अंदर क्या आती है कि नॉर्मली ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में और एसिटाइल को एक साइकिल में रन कर रहा होता है, हमें इससे एटीपी मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे जिस एंजाइम की कलम ने बात की थी वो पायरुवेट को एसिटाइल को ए में कन्वर्ट कर रहा होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेजेस। इसके साथ एक को एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं थायमिन, एक से एक्ट कर रहा होता है जैसे को एंजाइम। अब अगर ये थायमिन की डिफिशियंसी या नहीं है तो ग्लूकोज से पायरुवेट पर कन्वर्ट होगा सिट्रिक एसिड साइकिल में, लैक्टिक एसिड साइकिल में, इलेक्ट्रिक एसिड साइकिल इसमें, ठीक है, इसमें हमें एटीपी तो मिल जाते हैं लेकिन साथ में लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन होती है। अगर ये लैक्टिक एसिड फिर ब्लड वेसल के अंदर जमा होंगे तो ब्लड वेसल क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। मेन खराबी इसके अंदर हमने बात की थी एजीबी शंटिंग। इसके अलावा अगर पेशेंट को इन स्टेज लंग डिजीज हो, इन स्टेज लंग डिजीज हो, इसके अंदर भी सीवियर हाइपोक्सिया होता है तो इनिशियल स्टेज के अंदर कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर समटाइम ये नॉर्मल होता है लेकिन अगर ये परसिस्टेंट रही है तो फिर हम इसको काउंट करते हैं कि ये अब एबनॉर्मल है। ठीक है, प्रेगनेंसी भी वो थायराइड प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि
मदर के हार्ट ने उस बेबी को भी न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई ये सब डिलीवर करना होता है, तो उस कंडीशन के अंदर कार्डिक आउटपुट ज्यादा होता है, सही। लेकिन अगर वो उसके बाद जो नॉर्मल आउटपुट है अगर वो भी देना भूल जाए, तो सपोज कि बेबी डिलीवर हो गया, उसके बाद भी कार्डिक आउटपुट ज्यादा है, सही है, तो स्टेज आहिस्ता आहिस्ता ऐसे आ जाते हैं कि अब फिर वो नॉर्मल कार्डिक आउटपुट देना भी आहिस्ता आहिस्ता कम कर देते हैं। तो प्रेगनेंसी के अंदर भी एक अंडरलाइन काज है। इसके अलावा थायरोटॉक्सिकोसिस, जब T3 और T4 हार्मोन की मिकदार एक्सेसिव बढ़ेगी, जिसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं, उस कंडीशन के अंदर भी पेशेंट हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर में चला जाता है।